11 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। पिछले दिनों मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यानी मनसे ने पूरे तामझाम के साथ कई दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर राजनीतिक हलचल मचा दी थी। हालांकि अन्य दलों ने इस घटना की अनदेखी कर इसके महत्व को नकारने की कोशिश की। दल बदल में कांग्रेस रही, एनसीपी रही, शिवसेना और समाजवादी के कई नेता शामिल हुए, जिसमें से एक थे कप्तान मलिक, जो एनसीपी के महत्वपूर्ण नेता नवाब मलिक के न सिर्फ भाई हैं बल्कि पूर्व नगर सेवक भी रहे हैं। संजय घाड़ी और राजा चौगले भी शिवसेना के महत्वपूर्ण अंग रहे, जबकि क्लाइव डाइस ने यूथ कांग्रेस और बेसिक कांग्रेस में बहुत ही जिम्मेदार पदों पर काम किया और नगर सेवक भी रहे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया है। और साथ ही साथ इस बीच ऐसा क्या घटा कि इन सब के साथ कई अन्य नेताओं को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दामन थामना पड़ा। इसी पूरे मामले को जानने और समझने के लिए आज करेंगे हम मुद्दे की बात, और हमारा मुद्दा है दल बदल। हम तुम्हारे साथ हैं। अक्सर जब दल बदल की बात होती है तो ये होता है कि किसी का मन बदला, किसी का मत बदला, किसी ने क्यों अलग अलग कारणों से लोग दल बदलते हैं। पीछे के कारण कुछ भी हो, लेकिन इससे राजनीतिक हलचल ज़रूर मचती है। इन दिनों जिन लोगों ने भी शामिल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सदस्यता ग्रहण की, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टी से जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो भले ही कॉरपोरेशन में रहे हों। इसमें जैसा कि हमने बताया, कप्तान मलिक पूर्व नगर सेवक है, क्लाइव डाइस नगर सेवक रहे, इसमें मोहम्मद हसन साहब थे जो समाजवादी पार्टी के नगर सेवक रहे, राजा चौगले, संजय घाड़ी वगैरह भी जनप्रतिनिधि रह चुके। राजा चौगले तो शिवसेना के नगर सेवक भी रहे, फिर मनसे में गए और फिर शिवसेना में आए और आखिर में वो मनसे में गए। ऐसे क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से लोगों को जाना पड़ता है? कहीं व्यक्तिगत और कहीं राजनीतिक समीकरण काम करते हैं। इसी विषय पर फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिजीत राणे जी हैं। अभिजीत राणे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुंबई वृत्त मित्र और एक पूरे समूह के संपादक भी हैं, कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और कई आंदोलनों को भी चलाते हैं, यूनियन भी चलाते हैं। हमारे साथ हैं संजय सिंह साहब। संजय सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिजीत जी, आपका भी। संजय सिंह जी उत्तर भारतीय संघ, जो बड़ी सम्मानित संस्था है उत्तर भारतीयों की, उसकी युवा इकाई के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का स्वागत है। बात हम करेंगे, इसके साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में पराग अलोनी साहब भी जुड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पराग अलोनी के साथ साथ हमने कोशिश की थी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के ज़रिए जो लोग भी मनसे में गए हैं, कई दलों के नेताओं से हमने कोशिश की कि वो आएँ, इस विषय पर अपनी बात रखें। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अपना ये खुद की आचार संहिता है और उन्हीं कारणों से कई लोग स्टूडियो में आने से शायद कतराते हों, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़रूर कुछ लोगों से बात हो जाए। अभिजीत जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये जैसा हमने कहा कि दल बदल, जब भी कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य दलों में जाता है, उसके पीछे के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव की सरगर्मियां आप देख रहे हैं पूरे देश में शुरू हुई हैं, वो लोकसभा की हैं, विधानसभा के अलग अलग राज्यों के, महाराष्ट्र में भी होने ही हैं। ये क्या था महाराष्ट्र निर्माण सेना का? आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है, जब एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है, इन जो आपने अभी नाम लिए, जो कन्वर्ट हुए दूसरे पार्टीज़ में, मनसे में जो कन्वर्ट हुए, आप अगर गौर करेंगे तो ये जो लोग हैं वो, उनका अगर इतिहास आप देखेंगे तो अब वो मनसे में ज्वाइन करेंगे। अपॉर्चुनिस्ट है सब, जितने लोग हैं ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को हैक करने वाले लोग हैं। और जो वार्ड्स में हम ऐसे अगर उनको अब ध्यान से अगर देखेंगे तो अपने आप में उनका एक जिसको हम बोलते हैं कि अपना एक कद उन पॉलिटिकल लोगों के बीच में बड़ा है, या उधर उनको कॉम्पीट करने वाले कोई है नहीं वो पार्टी में। इस वजह से वो ये पार्टी में जंप किए हैं। और मन से नहीं, उस वक्त अभी एक स्पेस मनसे में तैयार हुई है जी, जहां पर ऐसे जो एक्टिविस्ट है जिनकी कुछ अलग अलग पक्षों में कुछ पोजीशन है, और
उस जगह पर अपॉर्चुनिटी उधर अवेलेबल है, ऐसे सोच के इन्होंने अभी मनसे में उन्होंने अपने आप को डाइवर्ट किया है। जी, यानी उनको ऐसा लगा कि इस दल में शायद अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अपने दलों से नाराजगी या अपने दलों से कहीं हाशिए पे कर दिए गए हों या अपने दलों से ऊब भी गए हों या कहीं कहीं ऐसा हो कि फलां नेता को सबक भी सिखाना है, तो एक प्लेटफॉर्म की शायद तलाश रही हो और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसे शायद पूरी करती हुई दिख रही है। संजय जी, कितना सहमत है आप अभिजीत जी की बातों से? मैंने देखा है कि जहाँ तक लोग राजनीति में जब अपने कैरियर जब शुरू करते हैं, जैसे अभिजीत ने बताया कि कहीं ना कहीं जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो उस चीज़ की इतनी भारी पड़ जाती है, और जब महत्वाकांक्षा उनकी पार्टियों में पूरी नहीं होती है, वो छोटे पद से अपना एक मुकाम वो हासिल करना चाहते हैं, जब वो मुकाम नहीं मिलता है तो इस तरह लोग मायूस होकर पार्टी बदलने का जो मापदंड देखा जा रहा है, जैसे सलमान जी ने बताया कि बहुत लोग पार्टी चेंज कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि जब चुनावी सरगर्मियां नज़दीक होती है, अभी हाल ही में कुछ महीनों में अब लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, उसके बाद 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो लोगों के अंदर एक जो मापदंड बना लेते हैं कि भाई 1 साल के बाद में जो चुनाव है उसमें मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, 1-1.5 साल के बाद में अगर उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो उस समय मेरी पार्टी में क्या स्थिति है। जब वो अपने आप को पहले टटोलते हैं जी, पहले पार्टी में टटोलते हैं कि अब मेरी स्थिति क्या है, जब उनको मायूसी हाथ लगती है तो उनके दिमाग में एक जो महत्वाकांक्षा है वो हावी हो जाती है और इतनी जल्दी पार्टी के प्रति आस्था बदलने का जो दौर है वो बड़े चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और इसका प्रमाण है कि कई लोग पिछले दलों में, कई पार्टियों के लोग अपनी आस्था बदलते हुए एक दल से दूसरे दल में अपना पदार्पण उन्होंने किया है। कई चीज़ें इस फैक्टर होते हैं दल बदलने के पीछे, कारण कुछ भी होते हों, लेकिन दल बदलना उस नेता के लिए बड़ा ही कठिन होता होगा जब वो निर्णय लेते हैं। बात अभिजीत जी और संजय जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो चीज़ क्या है जो लोगों को आकर्षित कर रही है अपने आप को झोंक देने की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में। उसकी एक अपनी इमेज है, उसकी एक मराठी छवि जिसने बनाई थी जो उत्तर भारतीयों के विरोध की एक छवि बन गई थी। इसके बाद आप देख रहे हैं कुछ नाम हमने जैसे राजा चौगले का हमने जिक्र किया, संजय घाड़ी का किया, ये शिवसेना में थे, बाकायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए शिवसेना में जाकर लौट कर आए हैं। अभिजीत जी ये इस बात में सच्चाई है। और इसके साथ जो 2 बड़े नाम बल्कि 3 लोगों को किए गए, उसमें कप्तान मलिक को जिस तरह से पेश किया गया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी लॉबी ने पेश किया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने भी इसे इस तरह से पेश किया, वो चाहे नवाब मलिक को नीचा दिखाने के लिए रहा हो या कप्तान मलिक को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश रही हो कि इससे एक तबका, मुसलमानों का एक तबका जाएगा। दूसरा एक बड़ा नाम क्लाइव डाइस का रहा, जो अंधेरी से नगर सेवक भी रहे, वो यूथ कांग्रेस में भी रहे, उसके बल्कि ब्लॉक अध्यक्ष रहे, बेसिक के ब्लॉक अध्यक्ष रहे और बहुत ही सम्मानित की दृष्टि से देखा जाता रहा। सुनील दत्त के करीबी रहे, प्रिया दत्त के करीबी रहे, गुरुदास कामत के करीबी रहे। ऐसे लोग, उसके साथ समाजवादी पार्टी के भी एक नगर सेवक शामिल हुए, मोहम्मद हसन साहब उनके भाई वगैरह भी शामिल हो गए। यानी पूर्व नगर सेवकों की एक पूरी टोली को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने साथ शामिल किया। हम आते हैं आपके पास में, इस बीच हमारे साथ में क्लाइव डाइस साहब इत्तेफाक से जुड़ गए हैं। क्लाइव डाइस साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सलमान जी। क्लाइव डाइस साहब, चर्चा के केंद्र में आप, कप्तान मलिक, मोहम्मद हसन साहब समाजवादी पार्टी के, राजा चौगले और संजय घाड़ी, ऐसे चंद वो लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दामन थामा। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी क्लाइव डाइस साहब आपके लिए कि आपको इतने वर्षों पुराने दल में, जहां पर आपको ब्लॉक अध्यक्ष रहे, आप दोनों विंग के, यूथ के भी और बेसिक के भी, और फिर आप कॉरपोरेशन में भी रहे और फिर उसके बाद आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दामन थामना पड़ा। ऐसी क्या परिस्थितियां बनती हैं कि दल छोड़ना पड़ता है? मेरी परिस्थिति सलमान जी ऐसी थी जी कि मैं 25 साल से कांग्रेस का एक्टिव कार्यकर्ता रहा हूँ, पार्टी का नगर सेवक रहा हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। जब मुझे जिम्मेदारी दी गई थी अंधेरी में, उस वक्त यहाँ पर ना एमएलए थे, ना एमपी थे, ना एक नगर सेवक था।
हमने बहुत मेहनत करके हमारी टीम ने पूरी यहाँ पर कांग्रेस को मतलब जीवनदान जैसे दिया, लेकिन आज कांग्रेस की परिस्थिति अलग है। आज जब कांग्रेस एक दिखावा करती है कि कांग्रेस ने 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा था, जी और जब 50% रिजर्वेशन महिलाओं में रखा तो मेरा वार्ड महिला हो गया था, और जब महिला वार्ड होने के बाद सबसे पहला मैं नगर सेवक था कांग्रेस का, जिसने खुले तौर पे घोषित कर दिया था कि मैं अपने वार्ड से ना मेरी बीवी को, ना मेरी माँ को, ना बहन को, किसी को लड़ाऊंगा। ये महिला जो आरक्षित हुआ है, 4 महिलाएं टिकट मांग रही थी जो अनुभवी थी, कोई 15 साल 20 साल ऐसी सालों से काम की हुई महिलाएं थी। जी और मैंने खुले तौर पर मीटिंग में कहा था जिला कमेटी की कि इनमें से आप किसी को भी टिकट दोगे तो इनको चुन के लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, बोल के मैं टिकट नहीं मांगूंगा। जी लेकिन आइन मौके पर जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करना था, उस वक्त अंधेरी में किसी भी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को टिकट न देते हुए पूरे अंधेरी में अपने अपने करीबी जो उनके कार्यकर्ता है उनकी पत्नियों को घर से उठाकर टिकट देकर चुनाव लड़ाया गया, और उससे हम लोगों को कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ। और उस सिलसिले में मैंने राहुल गांधी से भी इस में मीटिंग दिल्ली में जाकर की थी, और उन्होंने उन लोगों के पास मेरे सवाल का जवाब कोई भी कांग्रेस का नेता आज तक दे नहीं पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी, यानी आप क्या उसमें से कोई भी सीट कांग्रेस के हाथ लगी? नहीं, कांग्रेस क्या, जो मेरी सीट थी जी, मेरी सीट जो वहां पर, क्योंकि वहां पर मैं तो जो काम किया था पूरे मतलब मुंबई में जो 227 नगर सेवकों में टॉप 10 की जो लिस्ट बनी थी, 5वें नंबर पे मैं आया था, बावजूद उसके वहां पर तो वो सीट आनी थी, क्योंकि वो कांग्रेस का इतना काम किया था, लास्ट मोमेंट पे लोगों ने कांग्रेस को वोट करना ही था। क्लाइव साहब, ऐसे में जबकि आदर्श की बातें, संस्कार की बातें ये सब हाशिए पे चली जाए, तो आप इतनी दरिया दिली दिखाने क्यों गए कि आपके अपने किसी परिजन को आपने लड़ाना क्यों नहीं उचित समझा? नहीं, क्योंकि पार्टी के सिद्धांत थे, और जब से मैंने कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जब से मैं जुड़ा हूँ, सुनील दत्त साहब के वजह से मैंने पहली बार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। सुनील दत्त साहब जब पहला चुनाव लड़े थे, उससे पहला मैं सोशल वर्कर ही था जी, लेकिन सिद्धांतों पे मैं हमेशा चला हूँ कांग्रेस के। जो सिद्धांत है कांग्रेस के, वो सिद्धांतों का मैंने फॉलो किया है। तो क्लाइव साहब, अब जब आपने उन सिद्धांतों को तिलांजलि दी और साथ ही आपने महाराष्ट्र निर्माण सेना ज्वाइन किया, तो कैसे तालमेल बिठाएंगे और ये क्या सोचकर तय किया कि अब महाराष्ट्र निर्माण सेना ही ज्वाइन करना है? इसलिए किया क्योंकि हम लोगों ने जी जब हम लोगों ने कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था, कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट को तक उन्होंने अपोज किया। जो हमारे विभाग जो है अंधेरी पूर्व में, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साउथ इंडियन ऐसे सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस के निर्णय के विरोध में जाकर मरोल की एक सीट जहाँ पर कांग्रेस कभी हारती ने, वहां पर कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया। और जब कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, सबने बैठकर हमने मीटिंग की, तो उसमें मीटिंग में लगभग 90% लोगों ने हमें एडवाइस किया कि अगर पार्टी ज्वाइन करना है तो एमएनएस ज्वाइन करना है। राज साहब ठाकरे की पार्टी को हमने ज्वाइन किया है। बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया। बहुत, ये आने वाले दिनों में क्या इस उठापटक का क्या नतीजा निकल सकता है? क्योंकि हमारे साथ और भी अतिथि हम बात करेंगे, जो आप फोन लाइन पर हैं, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द आपसे स्टूडियो में भी इस विषय पर लंबी बात हो। लेकिन ये बताएं कि क्या इससे आने वाले दिनों में क्या नतीजे निकल सकते हैं? क्या ये कांग्रेस वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो कम से कम अंधेरी में मैं समझता हूँ जी, कम से कम अंधेरी में तो इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बहुत लहर चल रही है। ये एक सरकार के खिलाफ की एक जो माहौल है, चूंकि हम आपको दर्शकों को बताते चले कि अंधेरी वो इलाका है जहां से महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश शेट्टी, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस इलाके की खासकर क्लाइव डाइस साहब बात कर रहे हैं। क्लाइव डाइस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए। ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि आपसे रूबरू भी इस विषय पर बात हो सके और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। संजय जी, ये एक कारण बताए, जितना हम जानते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, बहुत सारे कारण थे। इस व्यक्ति को हम जानते हैं, चूँकि अपनी किसी पत्नी को या माँ को लड़ाने से इनकार किया, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही क्यों? क्लाइव डाइस के माध्यम से, कप्तान मलिक के माध्यम से, मोहम्मद हसन के माध्यम से एक
समीकरण बनाने की कोशिश हुई है कि अब कोई पराया नहीं है। मोहम्मद हसन साहब भी हो गए, कप्तान मलिक साहब के आने से एक उत्तर भारतीयों की भी प्रतिनिधि शामिल हो गया और एक माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ शख्स भी शामिल हो गया। क्लाइव डाइस साउथ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आ गए। एक कैथलिक चेहरा भी उनके पास में आ गया, एक सोबर चेहरा। यानी महाराष्ट्र निर्माण सेना ने जो छवि बनाई थी कि बाहरी लोगों को नहीं, अपने भीतर से ही कार्यकर्ताओं की एक फौज को ले जाकर चुनाव में लड़ाना है, थोड़ा सा उसमें भी नरमी आई है और थोड़े ऐसे लोग भी उस तरफ आकर्षित हुए हैं। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं संजय जी? देखिए सलमान जी, जो लोग पार्टी में जो गए हैं, जो उनका एक व्यक्तिगत निर्णय है, जो लोग भी गए हैं, लेकिन मैं जहाँ तक व्यक्तिगत पार्टी की बात करता हूँ कि ये तो सभी पार्टियों को, जो लोग पार्टी में पदार्पण करते हैं, जाति धर्म जो पार्टी लेकर चलेगी उस पार्टी का मुंबई शहर में ज़्यादा दिन तक अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये उनकी मजबूरी नहीं, ये उनको करना ही चाहिए। और जहाँ तक जिस पार्टी में ये लोग गए हैं जी, अगर वो पार्टी ने एक स्टैंड लिया है कि सभी, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे कैथलिक समाज हो, सभी समाज को अगर लेने के लिए और साथ चलने का अगर एक निर्णय लिया है तो एक बड़ी अच्छी, यानी ये चेंजेस आपको लगता है। अभिजीत जी, बहुत बारीक नज़र रही है आपकी चारों दलों पर, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और मनसे पर आपकी बारीक नज़र रही है, पैनी नज़र रही है। राज ठाकरे जी का ये निर्णय कि अन्य दलों के पूर्व नगर सेवकों को अपनी पार्टी की तरफ लाना, वो भी वो चेहरे जो अलग अलग समाज से ताल्लुक़ रखते हों, मुंबईकर हो, उनकी प्रायोरिटी ये होती है, वो मुंबईकर हैं, सब कुछ है, लेकिन ये क्या उनके बदले हुए व्यवहार का दर्शक नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर राज ठाकरे एक सोची समझी राजनीति कर रहे हैं जी, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी का ये उनका प्लान होगा। हाँ अभिजीत जी, देखिए आपने एक पूरा एक सेंटेंस में आपने बहुत अच्छी चीज़ कह दी स्ट्रेटेजी के माध्यम से, क्योंकि एक साथ 4 से 5 पूर्व नगर सेवकों को एक साथ एक मंच पर लाना और एक पूरे लाव लश्कर के साथ वो अपनी टीम लेकर कृष्णकुंज पहुंच रहे हैं, पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तस्वीरें खींची जा रही हैं, दूसरे दिन सारे अखबारों में आ रहा है, तो ये सचमुच में स्ट्रेटेजी थी? नहीं, ये ऐसा है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है और राज ठाकरे का जो भविष्य है वो ये चुनाव पर सामने हमें आप सब लोगों को देखने मिलने वाला है। और जो युवा पीढ़ी है वो राज ठाकरे से आकर्षित है। पिछले चुनाव में अगर हम देखेंगे तो राज ठाकरे ने ऐतिहासिक भूमिका, अगर आज कांग्रेस के जो एमपीज महाराष्ट्र में दिख रहे हैं या मुंबई में खास तौर पर दिख रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे के वजह से जो महाराष्ट्रियन वोट्स जो थे या मराठी भाषिक जो वोट्स थे वो मनसे को मिलने के वजह से जो डिवाइडेशन ऑफ वोट्स हुआ और उस डिवाइडेशन ऑफ वोट्स के वजह से जो कैंडिडेट्स जीत के आए। अगर हम उदाहरण देखेंगे तो मुंबई में अगर हम गुरुदास कामत की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर गजानन कीर्तिकर का अच्छा चांस था और उस वक्त शालिनी ठाकरे उनकी कॉम्पिटेंट थी और शालिनी ठाकरे ने भी बहुत अच्छे प्रिया दत्त की सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर कहीं ना कहीं मनसे फैक्टर ने काम किया था और कांग्रेस और एनसीपी की सीटों में बढ़ोतरी हुई थी। तो एक प्रिया दत्त का मामला था कि दोनों के वोट जोड़कर भी प्रिया से कहीं कहीं पीछे थे। तो ये रणनीति युवाओं को आकर्षित करना, जैसे में जबकि 65 से 70 के बीच में परसेंटेज युवा मतदाताओं का हो, तो ये युवाओं को आकर्षित करने में राज ठाकरे जी ने जिस तरह से मराठी मतदाताओं को आकर्षित किया था, क्या ऐसे चेहरों को लाकर अपनी भूमिका से थोड़ा सा पलटते हुए नहीं नज़र आएंगे? और अगर इसमें सुधार है, इसे सुधार लिया जाए, तो क्या नया जो उनका मतदाता है उनके इस सुधार को एक्सेप्ट करेगा अभिजीत जी? नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि आज मतदारों के बीच में एक संभ्रम पैदा हुआ है कि उस वक्त राज ठाकरे का जो दृष्टिकोण था वो एंटी उत्तर भारतीय या उनकी एक लाइन थी जी इलेक्शन के समय पर, वो बल्कि एक पहचान बन गई थी राज ठाकरे की। वो अभी एक वो जंबल स्थिति में है जी। क्या प्लान ऑफ एक्शन मनसे का है, वो ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है।
उनका जो ये सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना और हमारे मनसे में उनका स्वागत है। एक बाजू में वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ बात करते हैं, उत्तर भारतीयों के खिलाफ उनके आंदोलन चलते हैं, और दूसरी बात आप देख रहे हो कप्तान मलिक जैसे उत्तर भारतीय लीडर्स जो है, जिनका एक अस्तित्व है, जिनका कुरला जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अपनी एक छाप बनाई है। मुंबई एनसीपी के जो प्रवक्ता है नवाब मलिक जी, उनके वो भाई है और खुद भी नगर सेवक रहे हैं, और उनकी बहन इस वक्त मुंबई महानगर पालिका के सम्मानित सदस्य हैं, वो भी नगर सेविका हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ें हो रही है पॉलिटिकली, वो मुझे लगता नहीं कि लोग अभी इतने पागल हैं। राज ठाकरे की जो स्ट्रैटेजी है, आई डोंट माइंड कीपिंग इज गुड स्ट्रैटेजी, बट सेम टाइम लोग अभी इतने पागल नहीं है। लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये सब राजनीति है और ये राजनीति का खेल है। ये फायरबैक भी तो हो सकता है अभिजीत जी। निश्चित तौर पर जो हम समझ रहे हैं या कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो कैलकुलेशंस उनके भी जिस प्रकार से वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी शिवसेना जिस प्रकार से एक्टिव हो रही है, और शिवसेना की भी अगर आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो आज उद्धव जी के जो स्टेटमेंट्स है, या उद्धव जी जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों को अपने साथ ले रहे हैं, मुस्लिम्स को अपने साथ में ले रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी, यानी ये एक बदलाव के संकेत सभी दलों की तरफ से आ रहे हैं। इसका नॉर्थ इंडियंस पर, उत्तर भारतीय मतदाताओं पर कितना असर पड़ सकता है संजय जी? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है उत्तर भारतीयों की, जागरूक है, वो चाहती है। मुंबई में जिस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हुई थी, उसे लेकर काफ़ी, जैसा कह रहे हैं अभिजीत जी, की संभ्रम की स्थिति थी, लेकिन मतदाताओं में ये नाराज़गी ज़रूर थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर। साथ ही वो बहुत खुश दूसरे दल के नेताओं के प्रति भी नहीं थे, क्योंकि जब उनके साथ में जो हादसे हो रहे थे, ऐसे में कोई बड़ा मसीहा उनकी तरफ से खड़ा नहीं हुआ था। ऐसे में चंद नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर उनके लिए लोगों के मन में सम्मान रहा, पर ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरा झोंक कर उनकी तरफ चले भी गए हों। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? क्या नॉर्थ इंडियन वो पुरानी सारी घटनाओं को भूल पाएंगे और नए जो भूमिका अपना रहे हैं राज ठाकरे, क्या उसे अपना पाएंगे? संजय जी। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जो कथनी और करनी, जैसे लोग एक अपना चेहरा दिखाना और अपने काम में उसको ईमानदारी के साथ लोगों को लेकर चलना, इसमें काफ़ी अंतर है। क्योंकि जहाँ तक आपने बताया कि उत्तर भारतीयों के ऊपर जो पिछले समय में कुछ बातें हुई, मैं उससे सभी लोग आहत थे, और समय समय पर ऐसी घटना हुई हैं। तो उत्तर भारतीय संघ, जो हम लोगों की करीब 64 वर्ष पुरानी संस्था है और लाखों की संख्या में लोग हमारे उत्तर भारतीय संघ से जुड़े हुए हैं, तो हमारे उत्तर भारतीयों को तो एक ही बात रहनी चाहिए कि जो भी पार्टी है, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी पार्टी में लोग जाएं, लेकिन हमारे उत्तर भारतीयों का जो अस्तित्व है, उसको अगर कोई भी पार्टी खतरा पैदा करने का कोशिश करेगी तो उत्तर भारतीय समाज पूरी तरह से उसका बहिष्कार करेगा। यानी ये एक, अभी जी देखिए, ये एक मामला चुनाव में चलेगा। आप उत्तर भारतीयों को नकार कर नहीं चल सकते, आप अल्पसंख्यकों को नकार कर नहीं चल सकते, आप दलित समाज को नकार कर नहीं चल सकते, आप मराठा समाज को नकार कर नहीं चल सकते। आप सभी समाज को जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, तब तक आप चल नहीं सकते। राजनीति की लाइन ये होती है। ऐसे में परिस्थितियां अगर बदलती हैं, खैर हम इस पर आ रहे थे अभिजीत जी आपके साथ, लेकिन इसी बीच हमारे साथ लाइव पर होना था, किसी कारण, तकनीकी कारणों से हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं पराग अलोनी साहब। पराग अलोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सलमान भाई। कुछ टेक्निकल कारण है। जी, वो टेक्निकल कारणों पर काम हो रहा है। अगर हो सका तो बहुत जल्द आप हमारे साथ लाइव होंगे, लेकिन फिलहाल टेलीफोन लाइन पर क्योंकि चूक देर होते जाती है और विषयांतर होता रहता, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पराग जी, पिछले दिनों की कुछ घटनाओं पर हम जाना चाहेंगे। एक घटना आपसे भी जुड़ी हुई है
और पिछले दिनों राज ठाकरे की पार्टी ने कई पूर्व नगर सेवकों को एक तरह से अपने आप में समाहित कर लिया, जिसमें एनसीपी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, शिवसेना के थे, समाजवादी पार्टी के थे। खासकर बड़े रूप से प्रमुख जो नाम दिए गए वो सभी कॉरपोरेशन में प्रतिनिधित्व कर चुके थे, अपनी अपनी पार्टी का नगर सेवक रहे। तो ये इसे आप किस रूप में लेते हैं? हमारे साथ स्टूडियो में अभिजीत राणे जी और संजय सिंह जी उत्तर भारतीय संघ के हैं। इनसे भी आप कोई सवाल करना चाहें या ये लोग आपसे सवाल करना चाहें तो स्वतंत्र है। आप बताएं कि ये क्या रणनीति हो सकती है मनसे की, और इसका आगामी दिनों में क्या परिणाम होगा शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों पर? देखिए, एक तो जो घटनाएं अलग अलग आपने बताई है जी, तो उसमें जैसे कुछ लोग मनसे छोड़ के शिवसेना में गए, फिर शिवसेना छोड़ के वापस मनसे में आए। जी, वो दो नाम प्रमुखता से लिए गए, जो संजय घाड़ी और राजा चौगुले। घाड़ी और राजा चौगुले जी। और आपका जो कप्तान मलिक जी, ये राष्ट्रवादी से मनसे में आए जी। तो अब पहली बार तो इसमें और मेरे में फर्क है, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, आप वाला मामले में कुछ अलग ये था कि आप गए भी और आप अपनी ही पार्टी में गए। जी, आपने छोड़ा ही नहीं। अपने आप का मेरा एक मामला मैं ऐसे समझता हूँ कि एक पार्टी एरर था जी, और इसके कारण मैं थोड़ा बाहर निकला जी। और मैं थोड़ा बाहर निकला तो मेरा डिसीजन सही है ऐसे लोगों ने वोट दे करके बताया जी। लेकिन क्योंकि मेरी गलती थी तो 1.5 साल मुझे भी पार्टी के बाहर रहना पड़ा जी। और अब मैं वापस पार्टी में आया हूँ। इस बीच समझो मुझे वापस बीजेपी में लौटना, बीजेपी की राह देखना, ऐसा एक ऑप्शन था और दूसरा ऑप्शन था कि नहीं तो अन्य कोई पार्टी में जाना, ये दूसरा ऑप्शन था जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टी छोड़ करके हम जब दूसरे पार्टी में जाते हैं जी तो एक तो पहली बात तो ये है कि आपका जो पास्ट है जी उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो जी। और इसलिए हमारा डिसीजन ये था कि भाई जब भारतीय जनता पार्टी वापस बुलाए तब वापस पार्टी में जाएंगे। जी, ऑफर ऐसा तो नहीं, ऐसा तो रहा नहीं होगा पराग साहब के आपको ऑफर ना आए हो अन्य दलों के? निश्चित रूप में काफी मित्र परिवार है सब जगह जी। तो एक चिंता थी मेरे बारे में कि भाई अब तू क्या करेगा, तो चलो हमारे साथ जुड़ जाओ। जी। इस प्रकार की भी बात होती रही है। मैं उससे ज्यादा डिटेल नहीं कहना चाहूंगा, तो ठीक नहीं रहेगा। जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ऑफर थी वो भी मेरे चिंता के कारण से थी कि भाई नहीं, एक अच्छा कार्यकर्ता आप हो, आपको कहीं ना कहीं तो काम करते रहना चाहिए जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत पहले एक बार एक टीवी चैनल के ऊपर राजेश शर्मा जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए तब भी मैंने ये कहा था कि आप आपकी आइडियोलॉजी छोड़ के कैसे जा सकते हैं। जी। तो मैक्सिमम बड़ा प्रश्न होता है। पराग जी आप हमारे साथ बने रहे। अभिजीत जी से जो सवाल किया था, अभिजीत जी, पराग जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। इतने सालों तक पराग साहब के साथ में दो चीजें हुई। एक, उन्होंने पार्टी की उस लाइन को तोड़ने की कोशिश की कि जहां पर वो टिकट चाहते थे, किन्हीं कारणों से नहीं मिला। उन्होंने जनता के समर्थन से ये साबित किया कि देखिए जनता ये चाहती थी और उनकी पत्नी नगर सेविका बनी। पराग अलोनी 1.5 साल तक खामोश बैठे रहे और उसी दल में गए जहां से वो बाहर हुए थे या उन्हें निष्कासित किया गया था, उसी दल में फिर से शामिल हुए। यानी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपने परिवार की तरह अपनाया और ये उस परिवार में शामिल हुए। आइडियोलॉजी छोड़कर जाने वाले जो भी नेता होते हैं, ये दो बातें होती हैं। एक, अपने पुराने साथियों की नज़रों में थोड़ा सा उन पर क्वेश्चन मार्क लगता है, और क्या नई पार्टियां उन्हें बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार कर लेती हैं? अभिजीत जी। निश्चित तौर पर पराग जी वॉज एन विनिंग कैंडिडेट फ्रॉम हिज एरिया जी। और निश्चित तौर पर जो कैंडिडेट जीतता है उसे पार्टी हमेशा वेलकम करती है जी। और पराग जी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा काम है और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली बीजेपी विचारधारा के है जी। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से उनको वह उस जगह पर उनकी सीट मिली नहीं होगी,
वो पार्टी का इंटरनल जी, इशू वो होगा। उनका उनका बट इंटरनल हम मसला था। जी, अगर वाइडली अगर हम देखेंगे तो वो एक अलग विषय है उनका। जनरल आप बाकी के कैंडिडेट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लोग जैसे हमें सिंह साहब ने जैसे बोला कि वहाँ पर जब ये कैंडिडेट्स को अस्थिरता महसूस होती है कि आने वाले चुनाव में हमें उधर वो पोजीशन मिल सकती है या टिकट मिल सकता है क्या, तब ये विचार आते हैं और वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे जाते हैं। जी, और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग मनसे की तरफ आकर्षित हुए हैं वो सेल्फ सेंटर्ड तरीके से अभी हमें ये पार्टी अपॉर्चुनिटी देगी, यानी सीट मिलेगी। एक जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में उन्हें एक पर्याय मिला। Exactly. संजय जी, पर्याय देने के पीछे राज ठाकरे ने जो थोड़ा बहुत अपने चेहरे में, अपनी नीति में, थोड़ा सा रणनीति में बदलाव किया, ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। तो अब ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ जैसा कि कहा जाता था एक भ्रम था या सच्चाई थी, जो कुछ भी था, कि वो राज ठाकरे और उनकी पार्टी सिर्फ शिवसेना और कहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा टकराव होगा वहां नुकसान पहुंचाएगी? ऐसा नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र निर्माण सेना अब बिल्कुल चारों तरफ वो अपनी भांज रही है तलवार, जहां जो मिले कटे और जो उनकी तरफ आए वो उनका? ये ऐसी स्थिति नहीं है? देखिए, ऐसा है कि मतदाता कोई बेवकूफ़ नहीं है और आज का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है। लोग दल बदलते हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए बदलते हैं, लेकिन उनको कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि जो मतदाता उनके ऊपर इतना विश्वास जताता है, जो उनको चुन कर देता है और कहीं ना कहीं उनकी खुद की महत्वाकांक्षा न पूरी होने की वजह से लोग अपनी एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेते हैं और जिस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है उस पार्टी को उस आइडियोलॉजी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर कभी उनको जब वो तकलीफ उनके सर से ऊपर हो जाती है फिर अपनी पार्टी बदलने का काम करते हैं। यानी तो मेरा कहना ऐसा है कि ये जो मतदाता है इसको एक बेवकूफ़ बनाने की एक प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी जागरूक होना चाहिए कि नेता पे जब विश्वास करते हैं तो इस तरह उनको नकारना भी चाहिए कि अगर नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कुछ अपने स्वार्थ के लिए चले जाते हैं तो हम लोगों को भी अपना हक उनके सामने रखना चाहिए और बताना चाहिए कि आप ये गलत निर्णय ले रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को अपने दल छोड़कर दूसरे दल में जाने वाले के प्रति लोगों की जो सहानुभूति होती है अक्सर थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये भी होता है कि दल अगर छोड़ा है आपने, आपके साथ सचमुच में अन्याय हुआ है, तो उसका नतीजा भी जिन जिन कारणों से जिन्होंने छोड़ा हो वो बड़े नेताओं को उसका सबक भी मिलता है। ये भी देखा गया है। कार्यकर्ताओं, जो भी कार्यकर्ता होता है उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। चूँकि वो होता ही राजनीति में इसलिए है कि वो थोड़ा महत्वाकांक्षा रखता है, समाज सेवा करना चाहता है, लोगों के बीच में रहना चाहता है और उसके बाद वो प्रक्रिया इस तरह का उसमें नशा भरती है कि वो जनता से कट कर रह ही नहीं सकता। तो अपने अस्तित्व के लिए कहीं ना कहीं उसे आसरा तो ढूंढना ही पड़ता है ना संजय जी? नहीं, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लोग निर्णय लेते हैं तो जो उनके लोग, हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल, आप जिस बात को इंगित करना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि वो महाराष्ट्र अब जी भावना में बहकर अपने दल को छोड़कर उस दल का दामन थामना जिसके थोड़ा ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, उसे शामिल करना थोड़ा सा चकित तो जरूर करता है, लेकिन एक शुभ संदेश भी देता है कि उस पार्टी ने शायद अपनी भूमिका में थोड़ा बहुत बदलाव लाया होगा। मैंने आपको पहले ये बताया कि जो भी पार्टी है जब तक अपने रवैये को अगर बदलाव की स्थिति में नहीं लाएगी उस पार्टी का पॉलिटिकल कैरियर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये उनकी मजबूरी है, इस मजबूरी को उनको लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो दिखावे के रूप में करें, वो कभी ना कभी वो चीज़ सामने लोगों के सामने आई जाती है, आई तो शायद जनता उस पर एक्शन भी ले। पराग जी, वो लोगों के बीच में जो लोग भी गए, जितने भी पूर्व नगर सेवक गए, उनके साथ उनके समर्थक, उनके सहयोगी, पदाधिकारी, एक लंबी फहरिस्त जारी की थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने, जिसमें जो लोग शामिल हुए थे। क्यों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही, क्यों नहीं शिवसेना, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं कांग्रेस के लोग राष्ट्रवादी या राष्ट्रवादी के लोग कांग्रेस, कांग्रेस के लोग समाजवादी, समाजवादी के लोग ये, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही क्यों? पराग भाई, मुझे इसमें एक
सिंपल कारण जो लग रहा है जी कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी है, जी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति है। जी तो चारों पार्टी में नंबर ऑफ सीट की एक लिमिटेशन है। जी तो जैसे कप्तान मलिक जी का जो मतदार संघ है जी वो कांग्रेस लड़ती है, जी तो उनको वहां से राष्ट्रवादी से तो लड़ने का मौका है ही नहीं, जी तो उनको मनसे में आना ठीक समझा होगा। जी वो एकमात्र दल, वो ही एक ऐसा मेरे दल लिए है। सलमान जी भाई, जी मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। जी मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ वो हाँ, मैं उस विषय पर आना चाह रहा था पराग साहब, मैं उस विषय पर आना चाह रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाकर आपके लिए तो वो सीट सुरक्षित भी नहीं थी, आप अपने घर में वापस लौटे हैं, ऐसी स्थिति में हैं आप, क्योंकि वो सीट तो शिवसेना के पास है। कि वो सीट शिवसेना के पास है। जी और इसलिए मैंने अगर डेस्परेटली विधायक बनना है जी तो मुझे शिवसेना एक ऑप्शन हो सकता है या मनसे दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जी लेकिन फिर मुझे ये तय करना है कि मुझे विकास भवन जाना है या मेरे घर आना है। जी और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में हम हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जिनको जो भी कुछ मिला है, अब मेरे पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। जी दूसरी बात है कि मैं 17 साल का था उस वक्त मैंने भारतीय जनता पार्टी में आया, जी तो उस समय तो हमको नगर सेवक क्या और आमदार क्या और खासदार क्या ज्यादा समझता भी नहीं। जी उस समय एक आइडियोलॉजी के साथ एक वेवलेंथ मैच हो गया कि नहीं भाई मुझे इस विचारधारा के साथ काम करना है, जी तो हम लोग इस विचारधारा में आ गए। और इसलिए दो टाइप के डिफेक्शंस मैंने शुरू में ही कहा ना कि दो टाइप के लोग अभी के जो आपने लोग बताए हैं, जी एक जैसे मनसे टू शिवसेना, शिवसेना टू मनसे जी। ऐसे आ गए हैं, जी और दूसरा एकदम बीजेपी से कांग्रेस में गए या राष्ट्रवादी कांग्रेस से एकदम मनसे में गए। ये एकदम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। जी जी और सेना मनसे का तो मुझे ऐसा लगता है कि सब एक ही थे पहले, जी और तो एक दूसरे के संपर्क में रहे, एक दूसरे के लगभग तो एक ही जैसी मुझे ऐसा आइडियोलॉजी लगता है। कि संजय का या राजा चौगुले का ये प्रॉब्लम है कि आधे मित्र इधर है और बाकी आधे मित्र उधर है, जी तो उनको शायद ऐसा लगा होगा कि दोनों घर ही है, तो कभी यहाँ पर आए कभी वहां पर आए। जी लेकिन अन्य लोगों के लिए लेकिन शायद ऐसी ये- स्थिति नहीं ये थी। मुझे ऐसा लगता है कि अलायंस के कारण जी मेरे पार्टी में मुझे स्कोप कम लग रहा है, और हाँ इसके लिए जी दूसरे जी पार्टी जी में जाने का ये जी दूसरी एक कुल मिलाकर सिलसिला दिख रहा है। जी इसमें कोई जैसे आइडियोलॉजी, मुझे मेरे पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ ब्रह्म निराश हो गया है, अभी मुझे अब मैं दूसरे आइडियोलॉजी को स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक एडजस्टमेंट की बात है। तो मुझे जी एक महाराष्ट्र निर्माण सेना के पास में एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो पूरी 36 सीटें लड़ने की स्थिति में, कम से कम पूरी मुंबई की अगर हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं तो 36 सीटें वो लड़ने की मूड में है। दूसरे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि बंटवारे में आधी सीटें चली जाती हैं, ऐसी स्थिति में ये होता है। और जैसा कि क्लाइव डाइस जैसे लोग ये बता रहे हैं कि उनके साथ में उनके आकाओं द्वारा कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ, हाशिए पर करने की रणनीति हुई, तो कुछ लोग इस तरह त्रस्त होकर भी छोड़ते हैं। कप्तान मलिक के लिए ठीक है, उन्होंने कोई अभी तक कोई ठोस रीज़न नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक मंजिल तय कर रखी है कि कलीना से उन्हें लड़ना है या कहीं से और आसपास से लड़ना है। एक भूमिका जब चुनाव आने लगता है तो यहाँ वहाँ हिलने की जो स्थिति है, ऐसे में युवा मतदाता क्या राजनीतिक दलों की तरफ उम्मीद से देख सकता है? अभिजीत जी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में राज ठाकरे का जो आक्रामक पवित्रा है या आक्रामक जो स्टाइल है स्पीच देने का या उनका जो परफॉर्मेंस है, जो प्रथम दर्शनीय जो दिखता है वो अट्रैक्टिव है, जी मगर आगे वाले समय में वो कितना वो स्टेज मेंटेन करता है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आने वाले समय में अभी तक कांग्रेस ने अपने कार्ड्स ओपन किए नहीं हैं, राष्ट्रवादी ने अपने कार्ड्स ओपन किए नहीं हैं, शिवसेना ने भी अपने कार्ड्स ओपन किए नहीं हैं। आप देख रहे हो मनोहर जोशी
जी का क्या हाल बनाया है। जी जी जी। और निश्चित तौर पर ऐसा समझा जा रहा था कि मनोहर जोशी नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट होने वाले थे, और जो पॉलिटिकल सोर्स से बात जो समझ आ रही थी कि जो उद्धव ठाकरे जी ने जो डिसीजन लिया उसका रीज़न ऐसा था कि आने वाले चुनाव के ठीक 1-2 महीने पहले वो नवनिर्माण सेना ज्वाइन करने वाले थे, ऐसे कुछ इंडिकेशंस थे जी। और वो इंडिकेशंस के वजह से ये ब्लंट डिसीजन जो उद्धव ठाकरे जी ने लिया है वो एक कारण है जी। और मनसे का प्रभाव वो क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है हमें कि वो जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत से नगर सेवक नवनिर्माण सेना के हैं और जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं कि मनोहर जोशी जी का जो संबंध राज ठाकरे जी से था, उनके पुत्र जो है वो राज ठाकरे के डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल रिलेशनशिप भी उनके दिखते हैं हमें, जो हमें समझता है पत्र पेपर्स के माध्यम से, न्यूज़ पेपर्स के माध्यम से जी। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ स्ट्रैटेजी नवनिर्माण सेना अब आप हमारे सामने ला रही है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, किस लेवल पर वो सक्सेसफुल होगा। इट कैन बाउंस बैक जी, उनके तरफ बाउंस बैक हो सकता है। yes. जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बदली रणनीति पर और कई लोगों के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ज्वाइन करने पर, कुछ लोगों द्वारा इसे राज ठाकरे की रणनीति तय करने पर, बहुत सारे नेताओं के हमने नाम लिए जो लोग छोड़ कर गए, कुछ पूर्व नगर सेवक भी रहे। हमारे साथ एक नगर सेवक टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ पराग अलानी साहब जो तकनीकी कारणों से लाइव नहीं जुड़ पा रहे थे वो हमारे साथ अब लाइव हैं। पराग जी के पास हम आते हैं, इससे पहले हम बात कर लेते हैं अशरफ आजमी साहब समाजवादी पार्टी के नगर सेवक हैं और जिस कुरला का जिक्र किया था संजय जी ने, अपना अभिजीत जी ने और पराग साहब ने। अशरफ साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशरफ साहब। जी शुक्रिया सर। अशरफ साहब, एक सवाल आपसे, एक पूर्व नगर सेवक आपकी भी पार्टी के मोहम्मद हसन साहब वो छोड़कर चले गए महाराष्ट्र निर्माण सेना में, एक जी। दूसरा, कप्तान मलिक साहब एनसीपी छोड़कर महाराष्ट्र निर्माण सेना में चले गए। क्लाइव डायर साहब कांग्रेस छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में चले गए। दो उनके पुराने साथी संजय घाड़ी जो शिवसेना में थे वो मनसे में गए, फिर शिवसेना में और फिर मनसे में आ गए। ऐसे लोग ये आने वाले दिनों में, देखिए मराठी भाषी भी लौटा, उनके साथ उत्तर भारतीय मुसलमान भी लौटा और साथ ही एक क्लाइव डायस के रूप में साफ सुथरा और एक कैथलिक और चेहरा भी उनके साथ में आया। आने वाले दिनों में जो खासकर अल्पसंख्यकों और उत्तर भारतीयों के वोट का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सलमान भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं जी कि जो लोग भी गए हैं जी, उनका अगर बहुत कुछ असर होता तो वो चुनाव जीत के अपनी पार्टी में रहते, कहीं नगर सेवक बनते या कुछ और भी बनते जी। पार्टी में काम करना और फिर किसी पार्टी के साथ जाकर उसके वोट बैंक को अपने नाम पर कराकर इलेक्शन जीत जाना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आज भी इस बात को निश्चित तौर पर ये कहा जाता है और आप भी जानते हैं और तमाम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो भी समझते हैं कि उत्तर भारतीय मुसलमान या मुसलमान खासतौर से और उत्तर भारतीय समाज के लोग जी, कितना भी कोई करीब चला जाए, कोई नेता चला जाए, लेकिन उसके पीछे जो वो वोट जो जिसके लिए वोट किया करते थे, ये आने वाला समय आपको बता देगा कि ये वोट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जाकर नहीं मिलने वाला है। लेकिन और अगर जो लोग ये समझते हैं कि वो वहां जाकर उन लोगों के वोट ले लेंगे जो नवनिर्माण सेना के वोट हैं, तो माफ करना आने वाला वक्त उनको ये भी बता देगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा आपने एक चीज कही कि अगर वो अपना चुनाव जीत सकते तो वो पार्टी मतलब जीतते तो छोड़ते ही क्यों। दूसरी चीज, वो हारे इसलिए शायद हाशिए पे रहे दूसरे दल, तो महाराष्ट्र निर्माण सेना भी इतने कच्चे पत्ते क्यों खेलेगी कि हारने वाले कैंडिडेट्स को अपनी तरफ ला रही है? देखिए, कोई भी पार्टी, सलमान भाई, कोई भी पार्टी किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को अपने साथ लेने के लिए कभी हिचकिचाती नहीं, तैयार हो जाती है जी। लेकिन जहां तक जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि कहीं वहां जाकर कोई टिकट मिलने वाला है या इस तरह से किसी दूसरी पार्टी के बलबूते पर चढ़ के किसी
ऐसी पार्टी के बलबूते पर जो क्षेत्रीय राजनीति करती है और उनके बलबूते पर चढ़ के कोई चुनाव जीत जाएंगे तो आने वाला वक्त वो सारी चीजें सबको बता देगा जी। और आने वाले वक्तों में सब आम आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये इसमें हकीकत सिर्फ इतनी है कि जो लोग अपनी पार्टियों में हाशिए पे पहुंच जाते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। रह गई बात मुसलमानों की, तो ये आप समझ लें कि कुछ लोग जाकर अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर किसी भी पार्टी में काम कर सकते हैं। लोग तो भारतीय जनता पार्टी में भी जाते हैं, शिवसेना में भी जाते हैं। हम ये बात को महसूस करते हैं कि आने वाले वक्तों में या आज या आने वाले वक्तों में भी कोई भी इस तरह का मुस्लिम समाज के लोग और उत्तर भारतीय समाज के लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे। ये आने वाला वक्त भी बताएगा और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे अगर रहेंगे तो। जी 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 ये आने वाला वक्त बताएगा कि माइनॉरिटीज़ के लोग और उत्तर भारतीय नेता जो मतदाता हैं वो शिवसेना की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ नहीं जाएंगे। दावा अशरफ आज़मी साहब का है। एक दो बातें आपके माध्यम से, चूंकि आपको फ़ोन जोड़ दिया गया, समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं और आपसे बात हो रही है, मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे साथ पराग अलोनी साहब हैं। पराग अलोनी साहब ने चुनाव, उनकी पत्नी जीती, उन्हें चूँकि वो लेडी सीट हो गई थी, उन्होंने अपने घर लौटना मुनासिब समझा, वो अपने घर लौटे भारतीय जनता पार्टी में। कप्तान मलिक साहब, नवाब मलिक के जरिए जब पूरी फौज समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो क्या वो अपनी पार्टी की, समाजवादी की पार्टी की तरफ किसी का रुझान क्यों नहीं हो पाया? वो शायद वो समाजवादी में भी लौट सकते थे। उन्होंने अपने घर को लौटना। नवाब मलिक साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं। नवाब मलिक और कप्तान मलिक दो अलग नाम हैं, इसलिए हम नवाब मलिक साहब पर कहीं नवाब मलिक साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, हम कर रहे हैं जी, हम उनका एहतराम करते हैं, वो बहुत सीनियर हैं, उनके बारे में कोई बात करना छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, मैंने एक बात कहा है सलमान भाई कि अगर सियासत करना है तो पॉलिटिक्स जो है वो मजबूरी नहीं होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए खिदमत का, सेवा का, उस तरह से काम करना है। अगर हम पार्टियां बदल बदल कर ही चुनाव जीत सकते हैं तो फिर देश में ऐसे ही होता है कि कोई एक चुनाव किसी के साथ लड़ा जाता है, एक चुनाव अलग अलग तरीके से लड़ा जाता है। अशरफ साहब, बहुत सारे ऐसे मेरे जहन में और मेरे जबान पर ऐसे नाम है, जो इतने साल की पत्रकारिता में मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को एक बेस बनाया और उसके बाद समाजवादी पार्टी छोड़कर ही अलग अलग दलों में गए। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की। खैर, उन्हें भी रोका जा सकता था या रुके नहीं, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया। जी जी, पराग साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ बोलूं इसमें? जी 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 पराग साहब, मैं आपके पास आ रहा था, बताइए। मैं जब महानगर पालिका में पहली बार आया जी, तो समाजवादी पार्टी के 26 नगर सेवक थे और एक से एक बड़े नाम थे। यूसुफ इब्रानी, याकूब मेमन, वकार उनिसा जी, मोहसिन हैदर, और ये सब लोग डिबेट का विषय हो सकता है। सबको बाहर अपॉर्चुनिटी मिली। जी पराग साहब, क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म भी मिलता गया, लोग नाम मिलता गया। सलमान भाई, मैं एक बार कहना चाहूंगा, पराग भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा। जी 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 जी, देखिए, संघर्ष करना, लोगों के हक की लड़ाई लड़ना और नेता नगर सेवा के आमदार बनकर सत्ता का सुख भोगना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ सके तो आप लड़ना चाहेंगे। अबू आसिम आजमी साहब को अभी हाल ही में जब पिछला ये 2009 का चुनाव हुआ और उसमें वो आमदार बने, तो कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से ये ऑफर आया कि आप आ जाइए और हम आपको मिनिस्टर बनाते हैं, आपके 4 एमएलए लेकर हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। उन्होंने इनकार कर दिया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमको ये लगता है कि हम वहां जाकर लोगों की सेवा कर सकते हैं तो जाने में कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम भीड़ का हिस्सा बनकर अपने लोगों की मदद नहीं करेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर संघर्ष करना पड़ेगा, देखिए क्या है कि जो लोग भी गए, अशरफ साहब, जो लोग भी सुख भोगना है तो मैं क्यों जाऊँ ऐसी पार्टी में? अशरफ साहब, जो लोग भी अशरफ साहब छोड़ के जा रहे हैं, अशरफ साहब जो लोग भी गए, वो चाहे जितने नाम हो, हम जितने नाम गिना रहे थे, कहीं न कहीं वो अपने दल में या तो उन्होंने अपने आप को हाशिए पर महसूस किया, या उनके दल के बड़े नेताओं ने या उनके अपने दल के लोगों ने उन्हें कहीं न कहीं हतोत्साहित किया, या फिर उनमें कई चीज़ें, जैसा कि अभिजीत जी कह रहे थे, संजय जी कह रहे थे कि कहीं न कहीं उनमें महत्वाकांक्षा भी थी। महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात फिर घूम कर आती है अभिजीत जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही क्यों? युवाओं का रुझान, ये एक ट्रायल शो हो सकता है कि युवाओं का रुझान एक ऐसी पार्टी की तरफ है जो जिसका, जैसा मैंने कहा कि तलवार भांजना है, उसे जो भी मिला वो उसका है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है।
खोने को अन्य दलों को है, उसे सिर्फ पाना और पाना है। ऐसी स्थिति में राज ठाकरे जी का ये जो निर्णय है कि सभी लोगों को समाहित किया जाए, उनकी प्रांत, भाषा, धर्म, जाति कुछ न देखा जाए और उन्हें अपने साथ शामिल किया जाए, यह रणनीति आने वाले दिनों में क्या असर दिखाएगी? अभिजीत जी। मैं समझता हूँ नवनिर्माण सेना का जो कैडर है, जो निचला जो कार्यकर्ताओं की जो फली है, वो नीचे की जो फली है वो कमज़ोर है और उसे मजबूत कराने की ये प्रक्रिया उनकी चल रही है। और ये उनकी एक प्रोसेस मैं समझता हूँ कि आप अगर मुंबई महानगर पालिका के उनके कैंडिडेट्स अगर आप नज़दीक से देखोगे तो वो उतने प्रभावी नहीं बन पाए, और उस प्रोसेस का ये हिस्सा मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले जो चुनाव है और उस चुनाव को फेस करने के लिए जो ग्राउंड टीम लगती है, पावरफुल ग्राउंड लेवल टीम, वो टीम ये एक्सपीरियंस लोगों को साथ में लेके ही कैन प्ले वेल, ऐसा उनका कुछ सोचना होगा। यानी एक आध बार जो लोग हाउस का मुंह देख चुके हैं, कॉर्पोरेशन में रह चुके हैं, किन्हीं कारणों से 100, 200, 500, 1000 वोट से जो लोग हार चुके हैं या अपने क्षेत्रों में दबदबा रखते हैं, उनके अपने समाज में उनका अस्तित्व है, ऐसे लोगों द्वारा अगर उनसे अप्रोच किया जा रहा है तो ज़रूर वो शामिल करके अपनी एक रणनीति वो ज़रूर तैयार कर रहे हैं, और हो सकता है इसका लाभ भी हो और जैसा आप कह रहे हैं कि बाउंस बैक भी हो सकता है, क्योंकि उन जब महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रयोग है जी प्रयोग है, और जब वो बन रही थी, जो रूट के कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े थे, वो इस तरह से जो कहीं ना कहीं स्थापित रहे नेता वो आएंगे तो शायद ज़मीन के लोगों को ये थोड़ा नागवार गुजरेगा कि खड़ा हमने किया और आज ये लोग आ गए, तो शायद ये इनके लिए तकलीफदेह भी हो सकता है। लेकिन एक पत्ता तो चल ही दिया है महाराष्ट्र निर्माण सेना ने। संजय जी, आने वाले दिनों में यूथ, खासकर उत्तर भारतीय यूथ, क्योंकि आप उसकी एक बहुत बड़ी इकाई के मुंबई के अध्यक्ष भी हैं, एक उत्तर भारतीय समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं आप, ये पूरे राजनीतिक उथल पथल के बीच वो सोचता क्या है, वो चाहता क्या है, ऐसी परिस्थिति में वो क्या निर्णय लेगा, महाराष्ट्र निर्माण सेना उसके लिए क्या मायने रखती है? देखिए, मैं उत्तर भारतीय संघ जी, चूंकि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है पूरी तरह से, इसलिए मैं राजनीतिक सवाल के बजाय एक सामाजिक सवाल आपसे करता हूं कि उत्तर भारतीय जो युवा वर्ग है वो इस मुंबई शहर के कायाकल्प के लिए क्या सोचता है? देखिए, यूथ जो है वो आज आने वाली दिशा देश की, समाज की तय करने में एक अग्रम भूमिका निभाने वाला है, और करीब 10 से 20 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो आने वाले जो चुनाव होंगे लोकसभा का और विधानसभा में, इसमें यूथ एक बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। यूथ बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। उत्तर भारतीय यूथ विंग का मैं अध्यक्ष होने के नाते लाखों की संख्या में हमारे यहाँ यूथ लोग मेरी शाखाओं के अध्यक्ष हैं, और पूरे मुंबई शहर में करीब 70 से 80 मेरी शाखाएं हैं जी। मेरा उनको एक ही आह्वान रहेगा कि मेरे उत्तर भारतीय संघ में भी सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, उसमें मनसे के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, राष्ट्रवादी के भी हैं, समाजवादी के हैं, लेकिन आज यूथ भी थोड़ी सी संभ्रम की स्थिति में है। उसको एक दिशा कहीं न कहीं मिल नहीं रही है कि कहाँ जाना चाहिए। आए दिन लोग पार्टी बदलते हैं, तो यूथ भी थोड़ा सा एक संभ्रम की स्थिति में है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज न रहे, उसे और जागृत करने की जरूरत है और यूथ को ऐसी पार्टी चुनना चाहिए जो सभी धर्म, जाति, सभी को लेकर साथ चलने वाली जो पार्टी है। पराग साहब, आप कितना सहमत हैं इन बातों से? और आने वाले दिनों में युवा वर्ग, चूंकि आप देखिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर यहाँ तक का है और बहुत कुछ आपने बहुत करीब से देखा है, ऐसे में युवा वर्ग राजनीतिक समझ क्या उतनी अपने आप में डेवलप कर पाया है? क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी लेते चले। मुझे ऐसा लग रहा है कि युवा वर्ग ये हमेशा सिस्टम से बगावत करने वाला वर्ग रहा है जी। और अन्ना हजारे जी के आंदोलन में हमने देखा युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में था जी। और आज जो पूरे देश भर में सिस्टम को बदलने की एक चुनौती आई है सामने जी, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि युवा वर्ग बहुत बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा। उसकी शुरुआत डूसू के चुनाव से शुरू हुई है जी। 7 साल के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पैनल डूसू में जीत चुका है। दिल्ली के युवाओं ने एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि युवा वर्ग आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा, क्योंकि उनको चेंज लाना है और डेवलपमेंट के साथ चेंज लाना है।
उनको फ्यूचर अच्छा रहो, ब्राइट फ्यूचर के लिए चेंज लाना है। यानी वो इनके ऊपर गुस्सा है इसके लिए इनको हटाना है, ऐसा नहीं है। वो चाहता है पॉजिटिव अप्रोच युवा चाहता है कि कुछ परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन जो है विकासशील हो, विकास चाहिए होता है उसे। अशरफ साहब, आपको क्या लगता है कि यूथ कितना सजग है इस मामले में? देखिए, मैं सलमान भाई एक ही बात करूंगा कि ये देश सर्वधर्म संभव का देश है, ये देश गांधी का देश है, ये देश मौलाना आजाद का देश है, और ये देश के 90 से 95% लोग जो है वो धर्मनिरपेक्ष हैं। और इसलिए मेरा ये दावा है कि जो पराग भाई बोल रहे हैं वो सिर्फ 9 महीने का एक ख्वाब होगा, और आने वाले दिनों में भी सेकुलर ताकतें मिलकर इस देश की कमान को संभालेंगी। लोगों की लाशों के सीने पर खड़े होकर अपने कद को ऊंचा करने वाले लोग कभी देश की सत्ता पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी, और हिंदुस्तान की जनता जो है वो कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। जी, और यूथ को अगर अपने देखिए, ये देश जो है, इस देश में बदलाव और जिस प्रकार से आएगा उत्तर प्रदेश में आगे ये आने आज के लोग जो है आने वाले दिनों में देश के हुक्मरान होंगे और वही देश को चलाएंगे। ये देश गंगा जमनी तहजीब से चलेगा, ना कि किसी एक रंग से। अशरफ साहब, हम चाहेंगे चूंकि हमारे कानपुर की सभा में सलमान भाई जी बहुत संक्षेप में देखिए ये मैं आपको सलमान भाई की बात बोलूंगा, एक लाइन में बताता हूँ। ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। जी ये इवेंट मैनेजमेंट में लोगों को लाकर जमा करके पैसा देकर भीड़ जमा करने की बात जो काम किया जा रहा है, ये इस देश की समस्या को हल करने वाला नहीं है। इस देश की समस्या को हल करने वाला वो होगा जो इस देश की नब्ज को पहचानता होगा। फाइव-स्टार कल्चर से लेकर इस देश को नहीं, ये इंडिया शाइनिंग भूल गए क्या? अशरफ साहब, अब देखिए, इंडिया शाइनिंग का क्या हुआ? अशरफ साहब, एक लाइन कुछ बोलना है पराग साहब को, और उसके बाद में मैं बात करता हूँ। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्यों आप चारों या क्लाइव डाइस जैसे लोग ही हमने आज के शो के लिए चुने थे। जी पराग साहब, एक लाइन में, बहुत संक्षेप में। एक लाइन में बताता हूं कि मैं तो विकास की बात कर रहा था, नरेंद्र मोदी को मैंने भी विकास के साथ जोड़ा जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने के बाद कुछ लोग जिस प्रकार से हाइपर हो जाते हैं, जो अभी अशरफ साहब हुए, जी उसका कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी की वेव है, उसके कारण ये लोग हाइपर होते हैं। देखिए, मैं बताऊं, दिखा दिया जी ये इस पे विकास मैंने देखिए आप अपने आप को देखिए। सभा ने उत्तर प्रदेश जी पराग साहब, कानपुर की सभा ने उत्तर प्रदेश का एजेंडा सेट कर दिया। जी, मैं हमारा मकसद था, हमारा मकसद था पराग साहब, लगभग एक ही एज ग्रुप के आप सब लोग हैं। मैं किसी भी वरिष्ठ नेता के साथ पे भी टेलीफोन लाइन पर रह सकता था, उन्हें स्टूडियो में बुला सकता था, लेकिन चूंकि युवा वर्ग के आकर्षण की बात थी, महाराष्ट्र और निर्माण सेना जिस तरह से युवाओं को लेकर आकर्षित कर रही है, लगभग सभी एक ही एज ग्रुप के लोग हैं। अशरफ साहब हो गए, आप हो गए, क्लाइव डाइस अभी टेलीफोन पर हमारे साथ जुड़े थे, वो हो गए, अभिजीत जी हैं हमारे साथ, संजय जी है। मतलब ये था, युवा वर्ग सोचता क्या है? युवा वर्ग को विकास चाहिए, विनाश नहीं। वो फिर जब निर्णय लेगा, कहीं हम में कमियां रह गई हो, हमारे अपने नेताओं में कमियां रह गई हो, तो युवा वर्ग को जागृत करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारी ये कोशिश लगातार रहेगी कि पंथ, संप्रदाय, जाति और ऐसी चीज़ों से थोड़ा परे हटकर युवाओं में वो चीज़ डाली जाए जो उनके संस्कारों से जुड़ी हो, उनके अपने जो उनका अतीत है, उनका जो वर्तमान है और जो उनके भविष्य को निखार सके। ऐसी चीज़ों को हम उनके बीच लाने की कोशिश युवाओं के माध्यम से करते रहेंगे। राजनीति एक तरफ, समाज सेवा एक तरफ, हमारी पत्रकारिता एक तरफ और आप लोगों की कोशिशें एक तरफ, और उन्हें ही हम प्राथमिकता देते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। अशरफ साहब आपका, पराग साहब आपका, अभिजीत जी आपका और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।